Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता डिबेट का आयोजन किया गया है, जिसमें परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रखा गया है वो संविधान से ही रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसा हम लोग जानते हैं कि संविधान के निर्माता थे, उन्हीं के द्वारा बनाया गया संविधान आज लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक भारत की संरचना को साकार कर रहा है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को जो सबसे बड़ी उपलब्धि दिया था वो डीपीएसपी के फॉर्म में दिया था, जिसको हम लोग कहते हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व। आज उसी के द्वारा हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य में प्रवेश किए हुए हैं और भारत दिन प्रतिदिन लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को साकार कर रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम के द्वारा कराई जाती है, वो सिस्टम पे आज के स्टूडेंट जो सभी लॉ ग्रेजुएट हैं, सब बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, सब जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना ओपिनियन रखेंगे कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो सही है या कोलेजियम सिस्टम पर वो बताएंगे कि सही नहीं है, तो विपक्ष में बोलेंगे तो उस पर वो बताएंगे क्या कारण है कि हम कोलेजियम सिस्टम में सुधार चाहते हैं। तो हम लोग बड़े ध्यान से आज परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों को सुनेंगे। तो सबसे पहले उन स्टूडेंटों की बारी आएगी जिनका ये कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सही है। तो ये बताएंगे वो सही है तो क्यों सही है। और आज सबसे पहला नाम परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट अर्चना सिन्हा। अगली आवाज़ अर्चना सिन्हा की। थैंक यू सर। नमस्कार सर। हेलो एवरीवन। मैं अर्चना सिन्हा फ्रॉम दिल्ली। मैं कॉलेजियम सिस्टम के जो वर्तमान प्रणाली है उसके समर्थन में बोलना चाहती हूँ। कॉलेजियम सिस्टम जो है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रणाली है जिसमें नियुक्ति और स्थानांतरण की जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के सिफारिश के द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन, राष्ट्रपति की सिग्नेचर से ये किया जाता है। इसके पक्ष में इसलिए मैं समर्थन, पहला जो ग्राउंड है वो हमारा जो संविधान है वो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका की जो है कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। तो जो न्यायपालिका है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसलिए ये मूलभूत ढांचे के भी अकॉर्डिंग है। और इनकी जो नियुक्ति है इसमें कार्यपालिका का जो हस्तक्षेप ना बढ़े, इसलिए ये हम इसके समर्थन में पहला समर्थन भी ये है कि कार्यपालिका का जो हस्तक्षेप ना बढ़े इनके नियुक्ति में। अगर कार्यपालिका का हस्तक्षेप बढ़ता है तो 80% के अराउंड जो है वाद जो है उसमें, जो कोर्ट में है 80% के वाद जो है कार्यपालिका के और हमारे सरकार के अगेंस्ट में आता है। तो ये अगर इस पे कहीं ना कहीं न्यायपालिका के जो जस्टिस सिस्टम पे है वह अफेक्टेड होगा, ये नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट हो जाएगा। तो कार्यपालिका का इंटरफेयर यहाँ ना बढ़े, इस वजह से भी जो कॉलेजियम सिस्टम की वर्तमान प्रणाली है वो बना रहे। और जो संविधान के मूल भावना के अकॉर्डिंग है, जो थर्ड ग्राउंड है 124(1) में जो ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीशों के परामर्श से ही राष्ट्रपति जो है जजेज की, जो हायर जुडिशियल के जजेज हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनको नियुक्त किया जाएगा। तो ये हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे के और जो संविधान की भावना के अकॉर्डिंग है, और इसलिए ये इसके पक्ष में मैं ये सब बोलती हूँ। और जो जो मैंडेटरी अब कर दिया गया है कि ये सिफारिश 5 जजेज की होगी, ये थर्ड बेंच जो जजेज की केस थे उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अभी वर्तमान में ये मुद्दा इसलिए उठा है कि ये रिकंसिडर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस के इसमें रिट याचिका फाइल की गई है कि इसको रिकंसिडर किया जाए कि एनजेएससी को फिर से लाया जाए या इसको कोई नई व्यवस्था लाई जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। इसी क्रम में अब अगला जो नाम है वो बेगूसराय से चंदन कुमार। चंदन जी, मोबाइल को म्यूट करके बोलिए, मोबाइल को ओपन करिए।
जी सर, हाँ। हम बेगूसराय बिहार से बोल रहे हैं। हम कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में उनसे सहमत भी हैं, और हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद में दिया गया है 124 और 217 अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। कॉलेजियम सिस्टम 1993 से अपनाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजों की नियुक्ति की और स्थानांतरण की प्रक्रिया को अपनाया गया था। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला है। जजों की नियुक्ति के लिए इसे न तो तोड़ा जाए और न ही इसे मरोड़ा जाए। अंतर अंतर हो सके तो आंशिक संशोधन किया जाए, ताकि वो भी विधि के साथ हो, न कि विधि के विरुद्ध हो। इसी के साथ अपना मैं बात को विराम देता हूँ। ये बहुत अच्छा। इसी क्रम में अगले स्टूडेंट पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं पल्लवी सिंह भोजपुर से बोल रही हूँ। आज के वाद विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक है न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा औचित्यपूर्ण है या नहीं, जिसके मैं पक्ष में बोलने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने संविधान की आर्टिकल 50 को जानना होगा, जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक क्रम को निर्धारित करता है। अर्थात ये दोनों अपना अपना काम करेंगी और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र है। इसी के आधार पर 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी पारित की गई, जिसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों की न्यायिक शक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेटों को दे दी गई, जिससे समाज में सही मायने में न्याय व्यवस्था बनी रही। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत इसी आधार पर सबसे पहले 1993 में द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय के द्वारा किया गया। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने 1882 में दायर की गई याचिका, जिसे एसपी केस या फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 224, 217 में न्यायाधीश की नियुक्ति में जो परामर्श शब्द का अर्थ सहमति नहीं है यह कहा था, इसी निर्णय को खारिज कर दिया और सेकेंड जजेस केस में परामर्श शब्द के अर्थ को सहमति में बदल दिया। इसके बाद 1998 में तीसरा न्यायाधीश मामला आया, जिसके निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए जो सख्त दिशा निर्देश दिया, उसे ही कॉलेजियम प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण भारत की न्यायपालिका के द्वारा, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में 5 वरिष्ठ न्यायाधीश और 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय में भी कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य के रूप में करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले उस व्यक्ति जिसकी नियुक्ति करनी है, उनके कार्य और योग्यता को देखते हुए किया जाता है। साथ ही साथ कार्यपालिका भी अपना विचार देती है। इसके अलावा नियुक्ति से पहले किसी प्रकार की शिकायत या व्यक्तित्व में कोई कमी हो या नहीं, अगर इस तरह का कोई भी संदेह रहता है, तो ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिपोर्ट के माध्यम से सलाह लेने के बाद ही फैसला लिया जाता है कि उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी या नहीं। यद्यपि ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें कॉलेजियम प्रणाली पर आरोप भी लगते हैं, जिसमें सुधार की भी आवश्यकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए, जिससे वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके और बिना किसी दबाव और हस्तक्षेप के मुक्त होकर बिना पक्षपात के निर्णय कर सके। अतः कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली एक आदर्श व्यवस्था है, जिसके द्वारा सत्य निष्ठा वाले न्यायाधीशों की पहचान और उनका चयन करके भारत के न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। थैंक यू सर। चलिए, अगले कैंडिडेट है पूजा अस्थाना, सीतापुर। पूजा अस्थाना, सीतापुर। नमस्ते सर, मैं पूजा अस्थाना सीतापुर से जो सिस्टम के पक्ष में बोल रही हूँ। कॉलेजियम सिस्टम न्यायिक प्रणाली में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई थी। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने कहा कि
उच्चतम न्यायालय और देश के उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली आदर्श व्यवस्था है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पूरी तरह से स्वतंत्र है और जबकि उच्चतम न्यायालय शानदार है, वहाँ सुधार की भी तमाम गुंजाइशें हैं। व्यवस्था के लिहाज से कोलेजियम प्रणाली सबसे बेहतर और यह अस्तित्व में रहना चाहिए। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सी राय चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम सबसे बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है, चुनाव आयोग का फैसला इस बात का सबूत है। कोलेजियम पर जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा, हर प्रणाली सही नहीं होती, लेकिन यह सबसे अच्छी प्रणाली है जिसे हमने विकसित किया है, लेकिन इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना था, जो एक प्रमुख मूल्य है। हमारी न्यायपालिका को बाहरी प्रभाव से अलग करना होगा और हमारी न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना होगा। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छे। अगले स्टूडेंट संध्या इंदौर से। संध्या। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम संध्या कमर है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली कॉलेजियम प्रणाली के समर्थन में मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। भारतीय लोकतंत्र की 3 स्तंभ है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान की आत्मा होती है। न्यायपालिका एक ऐसा स्तंभ है जो सरकार के दखल से बहुत दूर है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके स्थानांतरण की प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कॉलेजियम प्रणाली सबसे बेहतर है। नियुक्ति की सिफारिश में वरिष्ठतम न्यायाधीश अपना व्यक्तिगत हित नहीं होता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नियुक्ति की जाती है। कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को केंद्र सरकार उनकी तथ्यात्मक जांच करवाती है। न्यायपालिका स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए राजनीतिक सरकार या किसी बाहरी सिस्टम के बजाय जुडिशियल सिस्टम बेहतर तरीके से परखने के लिए लैस है। न्यायाधीश विधि के विशेषज्ञ होते हैं। यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के हाथों में आ गई तो ऐसे पद पर ऐसे ही लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो सरकार के फैसलों में उनका समर्थन कर देगी और उनके हाँ में हाँ मिला सकती है। कॉलेजियम एक आदर्श प्रणाली है, इसलिए यह एक बेहतर प्रणाली कही जा सकती है। वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यानुभव तथा विशेषज्ञ होते हैं जो उन पदों पर वैसे ही व्यक्ति को सिफारिश करते हैं, वैसे ही व्यक्तियों की सिफारिश करते हैं जो इसके लिए योग्य माने जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अब हम उन स्टूडेंटों को इनवाइट करेंगे जो कॉलेजियम सिस्टम के विपक्ष में बोलना चाहते हैं इस डिबेट में। तो आज सबसे पहला नाम है आरती बीरभान, धार से, धार डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम आरती बीरभान है। मैं जिला धार मध्य प्रदेश से हूँ। मैं कॉलेजियम सिस्टम के विपक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि कॉलेजियम क्या है। जजों के समूह को कॉलेजियम कहते हैं, जिनकी संख्या पूर्व में 5 थी और वर्तमान में 6 है। सन 1993 में जजों की नियुक्ति के लिए देश में कॉलेजियम सिस्टम लागू हुआ था। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों के परामर्श से किए जाते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट यह है कि कॉलेजियम सिस्टम विवाद में क्यों है। कॉलेजियम प्रणाली फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि हमारे देश में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच विवाद चल रहा है, जिसके प्रमुख बिंदु है भाई भतीजावाद, दूसरा पक्षपात, तीसरा अपारदर्शिता, चौथा कार्यपालिका का बहिष्करण इत्यादि। भारत में वर्तमान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी बताते हुए कहा है कि यह बंद कमरे का मामला है, क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि जजों की नियुक्ति किस आधार पर की जा रही है। इसके अलावा इस प्रणाली में कोई जवाबदेही भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और कॉलेजियम के मेंबर जे चेलमेश्वर ने भी कॉलेजियम सिस्टम पर पक्षपात, अपारदर्शिता और लेट लतीफी के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस सिस्टम का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी कॉलेजियम सिस्टम को एक हाथ दो और एक हाथ लो वाला फॉर्मूला कहा है एवं इसे फेल सिस्टम बताया है। अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहती हूँ
कि जजों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्थान बनना चाहिए ताकि सरकार और जजों के बीच के टकराव को समाप्त किया जा सके एवं योग्य व प्रतिभावान जजों की नियुक्ति की जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। इसी क्रम में अगले स्टूडेंट अभिषेक श्रीवास्तव, गोरखपुर। अभिषेक नमस्ते श्रीवास्तव, सर, नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर। मैं कॉलेजियम सिस्टम के विपक्ष में अपना बात रख रहा हूँ। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम जो होता है वो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस पार्लियामेंट के द्वारा नहीं होता है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है कि जजेस का अपॉइंटमेंट केवल और केवल जजेस के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी सुप्रीम पावर, कोई दूसरा सुप्रीम पावर यहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि ये जुडिशरी के अंदर केवल और केवल ये जजेस का अपॉइंटमेंट केवल जजेस ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसके आगे हम बताना चाहेंगे कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो जजेस के द्वारा ही होता है। इसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि सर 1 मिनट। हेलो। हाँ, बोलिए। जी सर, कॉलेजियम सिस्टम की सबसे बड़ी कमी का कारण है कि यहाँ पे जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो केवल जजेस के द्वारा ही होता है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं रखती है। यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है, यहाँ पे रिकमेंड, अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब अपने पद से हटते हैं तो यहाँ पे वो अपने सक्सेसर का नाम रिकमेंड करते हैं और उन्हीं का ही नाम फिर नेक्स्ट सीआई के लिए आता है और उनको अपॉइंट किया जाता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो उनका भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं या तो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं वो रिकमेंड करते हैं इनको। यहाँ तक कि इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जरूर जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट भी उस समय में विवश हो जाते हैं इनके अपॉइंटमेंट के लिए, जहां पे अगर ये लौटा देते हैं जो भी इनका नाम रिकमेंड किया अपॉइंटमेंट के लिए, अगर ये दोबारा कॉलेजियम सिस्टम को लौटाते हैं और कॉलेजियम सिस्टम दोबारा उन्हीं नाम को अगर भेजती है तो वहां पे गवर्नमेंट पूरी तरीके से बाइंड हो जाती है कि उनका अपॉइंटमेंट करना ही करना पड़ता है उनको। और अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की बात करते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पर भी जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं उन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट दोनों लोग का जो अपॉइंटमेंट होता है उनका रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस मोस्ट सीनियर जजेस देते हैं या फिर गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट देते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये रिकमेंड करते हैं उनका नाम। यहाँ पे भी पूरी तरीके से पूरा का पूरा कंट्रोल केवल और केवल जुडिशरी के ही हाथ में रहता है। वो जिसका भी नाम रिकमेंड करेंगे बस केवल वही नियुक्त होते हैं। इसी के कमी के कारण यहाँ पे किसी भी तरह कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन लोग के अपॉइंटमेंट में। इन लोग के अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंसी ना होने नहीं है, इससे आम जनता भी इनके अपॉइंटमेंट के बारे में कोई भी उन लोग को जानकारी नहीं मिल पाती कि उनका अपॉइंटमेंट किस तरह हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इनके लिए यहाँ तक कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी नहीं अपॉइंटमेंट के समय टेस्ट की जाती है। अभिषेक, टाइम को ध्यान में रखिए। एलिजिबिलिटी को बताया जा सके। अगर हम बात करते हैं एनएडी, अगर हम बात करते हैं कि ये सन 2014 में एनएडी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट का एक स्कीम आया था जिसमें ये बोला गया कि यहाँ पे
लॉ मिनिस्टर रहेंगे। अभिषेक, आपका टाइम experts, खत्म हो गया, टाइम ओवर हो गया। जी सर, नेक्स्ट को चांस दीजिए। थैंक चलिए अगले स्टूडेंट आकांक्षा सोनी झांसी। गुड इवनिंग सर, मैं आकांक्षा सोनी झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष कॉलेजियम सिस्टम के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ये कब शुरू किया गया, इसके कार्य करने का तरीका क्या है, इस सिस्टम का हिस्सा कौन हो सकता है, आदि ऐसे प्रश्न हैं, इनके उत्तर मिलना अनिवार्य है। कॉलेजियम सिस्टम का गठन अक्टूबर 1993 को किया गया। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक मंच द्वारा तय किए जाते हैं। संविधान विशेषज्ञ श्री सुभाष कश्यप ने स्पष्ट कहा है कि संविधान में इस प्रणाली का कोई प्रावधान नहीं है। इसी कारण कानूनविदों द्वारा इस प्रणाली को दोषपूर्ण माना जाता है। इतना ही नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी स्वीकार किया है कि कोई भी संवैधानिक संस्था या मॉडल पूर्णतः सही नहीं होता है। और तो और सरकार और सुप्रीम कोर्ट की इस रस्साकसी के बीच केंद्रीय कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भी इस प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जहां तक मेरा मत है, ये प्रक्रिया पूरी तरह दोषपूर्ण है। अतः मैं इस संबंध में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। यह प्रणाली गैर पारदर्शिता को जन्म देती है, जो कानून और व्यवस्था के नियमन के लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रणाली में पक्षपात की व्यापक संभावना बनी रहती है। ऐसे लोगों को जज चुने जाने की संभावना अधिक होती है जिसकी जान पहचान के लोग पहले से ही न्यायपालिका में ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं। इस प्रणाली का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तब होता है यदि न्यायपालिका में आपके रिश्तेदार, चाचा ताऊ उच्च पदों पर कार्यरत हैं, तो ऐसे में योग्यता को दरकिनार करके अपने व्यक्तियों को जगह देने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। अतः यह प्रणाली भाई भतीजावाद की संस्कृति को जन्म देती है। इस प्रणाली में चीफ जस्टिस का एकाधिकार होता है, वह जिसे चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए जज नियुक्त कर सकता है और सरकार के पास हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता है। इतने दुष्प्रभावों के बावजूद भी कॉलेजियम प्रणाली को वरीयता प्रदान की जा रही है। इस संबंध में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी. रमन्ना ने स्पष्ट कहा है, न्यायाधीश ही न्यायाधीश की नियुक्ति करे, ये परंपरा तो गलत है। इतना ही नहीं, पूर्व न्यायाधीश श्री पी.वी. सावंत ने कहा, इस प्रणाली से विधायिका के अधिकारों पर अतिक्रमण होता है। इस संबंध में मैं चंद लाइनें आपके सामने कहना चाहती हूँ। दूषित सिस्टम यह बना, दूषित इसकी नीति, केवल मौका है उन्हें जिनकी उनसे प्रीति। जज नियुक्ति जज की करे, कैसा बना विधान, भाई भतीजा वाद का है केवल कल्याण। अपने अपने भर लिए अपने अपने लोग, पारदर्शिता है नहीं, ये कैसा संयोग। इसीलिए इस नीति का करती प्रखर विरोध, मंदिर है ये न्याय का, करा रही हूँ बोध। अतः अंत में मैं आपसे पुनः कहना चाहती हूँ कि कॉलेजियम सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद के उम्मीदवार के परीक्षण के लिए कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करती है, जिसके कारण भाई भतीजावाद एवं पक्षपात की व्यापक गुंजाइश होती है। यह न्यायिक प्रणाली की गैर पारदर्शिता को जन्म देती है, जो देश में कानून और व्यवस्था के नियमन के लिए बहुत हानिकारक है। अतः यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए इसी क्रम में बेगूसराय से विभा कुमारी। विभा कुमारी, बेगूसराय। मैं विभा कुमारी श्रीवास्तव कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। अच्छा, मैं कटिहार। कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में बोलना चाहती हूँ। जजों का एक ऐसा समूह जिसे कॉलेजियम कहते हैं। कॉलेजियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित एक ऐसी प्रणाली, एक विकसित एक ऐसी प्रणाली है जिसके जो जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंध रखती है। इसे न तो संविधान के किसी अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है और न ही संसद द्वारा कोई प्रावधान में इसे लागू किया गया है। इसे कॉलेजियम प्रणाली में 5 सदस्यों की ये संख्या होती है, जिसमें सीजीआई समेत 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पिछले कुछ सालों से हमारे देश में बहस होते रहती है और हर बार मुद्दा ट्रांसपेरेंसी को लेकर होता है, जिसके चलते आज हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है और इनका स्थानांतरण कैसे होती है, इसका ना तो ज्ञान किसी को रहता है और ना ही इसकी क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की पैरामीटर तय की गई है, ये किसी को मालूम रहता है। इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम को पारदर्शिता का नाम दिया गया है। किसी खास को पारदर्शिता इसे इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जज किसी खास को ही प्रमोट करते हैं
ऐसा मैं यहाँ नहीं कहना चाहती हूँ कि वो किसी वो जिसे प्रमोट कर रहे हैं वो सक्षम नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई भतीजावाद साफ साफ दिखता है। दूसरी बात यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में भी जजों की नियुक्ति के और स्थानांतरण के प्रावधान सरकार और राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है, जो कि सही भी है। फिर इसमें कॉलेजियम को क्यों महत्व दिया जा रहा है? कॉलेजियम को महत्व देने का मतलब कि संविधान को कॉलेजियम हाईजैक कर रहा है, और ऐसा इस भारत को छोड़कर अन्य किसी विश्व के अन्य किसी देश में भी ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये भारत में है। यहाँ पे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जजों का आधा समय नियुक्ति और स्थानांतरण के नियुक्ति के लिए पेचीदगी में ही बीत जाती है, जिससे उनके अन्य न्यायिक फैसलों पर इसका काफी प्रभाव पड़ता है, जिसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में आज इतनी सारी केस पेंडिंग पड़ी हुई है, लगभग 3.2 करोड़ केस पेंडिंग पड़ी हुई है। इसका कारण कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम भी है। अतः इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अतः पहले हमारे सरकार वर्ष 2014 में NDAC के द्वारा एक प्रावधान को पारित किया था, जिससे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा 31 दिसंबर 2014 को लागू भी कर दिया गया, और इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सन 2015 में इसे खारिज कर दिया। अतः अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जजों का काम जजों को करने दिया जाए और सरकार का काम सरकार को। इससे न तो जजों को कोई सिस्टम में कोई दिक्कत हो सकती है और ना ही सरकार को। हाँ, इसलिए एक नए कॉलेजियम सिस्टम को बंद करके सरकार के द्वारा जो संविधान के द्वारा हो रहा है उसे चलने दिया जाए। थैंक यू सर। चलिए विभा जी। अगले स्टूडेंट दिव्या कुमारी, सुपौल से दिव्या कुमारी। गुड इवनिंग सर, मैं दिव्या कुमारी सुपौल से कॉलेजियम सिस्टम के विपक्ष में बोलना चाहती हूँ, अपनी राय देना चाहती हूँ। कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इस प्रणाली में उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं होता, जिस कारण यह प्रणाली गैर पारदर्शिता को जन्म देती है तथा पक्षपात, भाई भतीजेवाद की संभावना को और बढ़ावा देती है। इसे क्लोज डोर मैकेनिज्म के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि कॉलेजियम की कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती है। इसके परिणाम को असमान प्रतिनिधित्व के रूप में स्पष्टता देखा जा सकता है, क्योंकि आजादी के इतने वर्ष बाद भी उच्च न्यायपालिका की संरचना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। इस प्रक्रिया में कार्यपालिका का बहिष्कार भी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध है। 99वें संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से इसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित करने के प्रयास को 2015 में यह कहकर खारिज कर दिया गया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है, जो कि इस प्रणाली को और भी संदेहास्पद बनाता है। अतः मेरा यह मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम कहीं ना कहीं गैर पारदर्शिता को जन्म देता है तथा इसे समाप्त करने का और इसमें विधायिका और कार्यपालिका का भी स्थान देने का प्रावधान लाना चाहिए और इसे पारदर्शी बनाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। अगले स्टूडेंट इसी क्रम में पूजा प्रजापति सीधी। गुड इवनिंग, मैं पूजा प्रजापति, मैं डिस्ट्रिक्ट सीधी से हूँ। मैं कॉलेजियम प्रणाली के विपक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि कॉलेजियम प्रणाली है क्या, पहले इस चीज को हम जान लेते हैं। कॉलेजियम प्रणाली ये 5 जजों का एक समूह होता है, 5 का एक समूह होता है। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये तरीका जो है गलत है, क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली जो है इसका प्रावधान ना तो संविधान में है और ना ही संसद द्वारा पारित किए गए किसी नियम में है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में
फैसले की समीक्षा करते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। कॉलेजियम सिस्टम जो है ये कहीं न कहीं गैर पारदर्शिता को जन्म देता है, क्योंकि यह चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई निर्धारित मानदंड के साथ एक बंद दरवाजे के मामले के रूप में देखा जाता है। कॉलेजियम की बैठक कब, कैसे और कहाँ होती है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं होती है। और इसमें जो वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, वो भी कभी-कभी इस भ्रम में आ जाते हैं कि जो कॉलेजियम की बैठक हुई है, उसमें उनके नामों के बारे में चर्चा हुई है या नहीं, न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए और न्यायाधीशों के पदों की नियुक्ति के लिए। इसमें कॉलेजियम सिस्टम जो है, इसमें भाई भतीजावाद, पक्षपात ऐसे सभी मामले देखने को मिलते हैं और इसकी नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम में जज जो होते हैं वो अपने जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, जो उनके फेवरेट होते हैं, उन्हीं को नियुक्त करते हैं। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू। इसी क्रम में भोजपुर से रितु कुमार। मैं रितुकांत भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मैं कॉलेजियम सिस्टम के विपक्ष में अपनी राय रखना चाहता हूं। पहले तो कॉलेजियम सिस्टम है क्या ये जान लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित एक प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंध रखती है, परंतु कॉलेजियम प्रणाली का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों की केस में मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। इस व्यवस्था में जजों की नियुक्ति करने का पूरा अधिकार जजों के पास दे दिया जाता है और इस अधिकार को चुनौती देने और इस पर नियंत्रण रखने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इस प्रणाली में नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। भारत में व्यवस्था के तीनों अंग जो हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, यूं तो अंततः स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन वे किसी भी अंग की अत्यधिक शक्तियों पर नियंत्रण के साथ ही संतुलन भी बनाए रखते हैं। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिकों को अपार शक्ति प्रदान करती है जो नियंत्रण का बहुत कम अवसर देती है और दुरुपयोग का खतरा उत्पन्न करती है। इस व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी का सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है जो देश में विधि एवं व्यवस्था को चलाने के लिए अत्यंत हानिकारक है। साथ ही पात्रता और चयन के प्रक्रिया में भी इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम कैसे और कब नियुक्ति करती है, इस बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं मिलती है। कॉलेजियम के कुछ न्यायाधीश पूर्ण गोपनीय तरीके से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली सीजीआई पद के उम्मीदवार के परीक्षण हेतु कोई विशिष्ट मानदंड प्रदान नहीं करती है, जिसके कारण यह पक्षपात एवं भाई भतीजावाद की व्यापक संभावना की ओर ले जाती है। साल 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के तहत 33 नामों की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम को बताया कि इसमें 11 ऐसे नाम हैं जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के पूर्व जज के सीनियर या वकीलों के रिश्तेदार हैं। हाई कोर्ट न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा जिन लोगों नामों की सिफारिश की जाती है वे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। सरकार आपत्ति उठा सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम में उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार उन्हें न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए संविधान पीठ के फैसले के तहत बाध्य है। जिस तरह राजनीति में अंकल सिंड्रोम है, उससे भी बदतर कॉलेजियम प्रणाली में है, क्योंकि राजनीति में हम भाई भतीजावाद को तो अपने वोटों से खत्म कर सकते हैं, परंतु न्यायालय में भाई भतीजावाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। कॉलेजियम प्रणाली न्यायपालिका को अपार शक्ति प्रदान करती है जो नियंत्रण का बहुत कम अवसर देती है। इन सब चीजों को देखते हुए सरकार ने 15 अगस्त 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह NJAC अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था 2014 में।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून को असंवैधानिक करार दे दिया था। तो मेरी इन बातों से स्पष्ट हो गया है कि देश की मौजूदा कोलिजियम व्यवस्था राजा का लड़का राजा बनाने की तर्ज पर ऋतु कुमार, जज का टाइम लड़का ओवर हो जज गया। बनाने की जिद कर बैठी है। टाइम ओवर हो गया भाई ऋतु कुमार, समय का ध्यान रखिए। चलिए आपकी बात पूरी हो गई। इसी क्रम में अगले कैंडिडेट बरेली से सुरभि रायजादा, थोड़ी देर के लिए मेडिकली अनफिट हैं, इसीलिए कैमरा इनका ऑफ रहेगा। गुड इवनिंग सर। हाँ चलिए, गुड इवनिंग। मैं सुरभि रायजादा फ्रॉम बरेली। मैं कॉलेजियम सिस्टम के विपक्ष में बोलना चाहूँगी। मैं कहना चाहूँगी कि कॉलेजियम सिस्टम क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी है। पारदर्शिता होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम में 1998 से है। 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की बात की गई, जिसको कि असंवैधानिक करार दे दिया गया है। कॉलेजियम सिस्टम में सब कुछ ठीक नहीं है। 2009 में लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जजों की नियुक्ति में वर्तमान प्रक्रिया की समीक्षा की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रूपमाला ने 2011 में एक लेक्चर में सीक्रेट रूप से कहा है कि इसमें हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है, यह हमारे देश का सबसे गुप्त राज है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो नहीं है सही। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। अगले स्टूडेंट है कटिहार से वकील कुमार। नमस्ते सर, मैं वकील कुमार। वर्तमान समय में भारतीय न्यायपालिका में जो कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई है उसके विपक्ष में मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं कि ये प्रणाली कोई संवैधानिक प्रणाली नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनाई गई एक खुद की प्रणाली है, जिसमें जज ही जज को नियुक्त करते हैं और इसमें किसी भी तरह की पारदर्शिता को नहीं रखा गया है। ये इन कैमरा ये सब बंद दरवाजे में अपने जजों को मतलब नियुक्त करते हैं या नॉमिनेट करते हैं। ये कॉलेजियम प्रणाली जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के हस्तांतरण या नियुक्ति से संबंधित है और ये हमेशा भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के लिए पक्षपातपूर्ण रवैये के तहत अपनाई गई एक प्रणाली है, जिसपे सरकार का कोई भी इसमें नियंत्रण नहीं है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 50 के तहत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है, लेकिन ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि आप न्यायपालिका और कार्यपालिका का दोनों का जब पृथककरण है तो ये नहीं कि जो उसके ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं हो। आप पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उसे एक संवैधानिक संस्था के तहत नियुक्ति की आवश्यकता है और ये कॉलेजियम प्रणाली ये एक आदर्श प्रणाली नहीं है। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। थैंक यू। पटना से रूबी रानी आप जुड़ी है क्लास में। पटना से रूबी रानी जी। देवरिया से आदित्य मिश्रा। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों ने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अपने अपने विचार रखे और ये लॉ के स्टूडेंट हैं। इसमें से कुछ स्टूडेंट कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जुडिशरी की तैयारी, हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए समाज में जो भी व्यवस्था होती है उस पर विचार देने का अधिकार सभी लोग को होता है और जहाँ तक जब बात होती है न्यायालय की या विधि की तो उन लोगों का विचार ज़्यादा बोधगम्य होता है, ज़्यादा एडमिसिबल होता है जो लॉ के फील्ड से जुड़े होते हैं। आज जो ये विचार रखे गए पक्ष में या विपक्ष में, ये स्टूडेंटों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। उनको जो व्यवस्था में जैसे त्रुटि दिखाई पड़ रही है उन्होंने उसकी ओर इंगित किया और ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से
इस बातों पर और भी लोग विचार करें और इस पे और भी बड़े बड़े डिबेट होने चाहिए, क्योंकि देखिए न्यायालय एक ऐसी चीज़ होती है जो अंतिम दरवाज़ा होता है लोगों को उपचार देने के बाद। कोई व्यक्ति जानबूझकर खुशी खुशी न्यायालय नहीं जाता। जब उसके पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मजबूर होकर वो न्यायालय जाता है, क्योंकि न्यायालय में आप लोग जानते हैं कि समय भी लगता है, पैसे भी लगते हैं और जो दौड़ भाग लगती है वो भी लगती है। अगर अंतिम रूप में कोई न्यायालय में जाता है तो न्यायालय ऐसा होना चाहिए जो पारदर्शी हो, जो न्याय प्रदान कर सके। तो अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उस पर जो आज विधि के छात्रों ने अपने विचार रखे, इस पर हमारी सरकार को, हमारे विधायिका को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसी बातें जो बताई जा रही हैं खासकर विधि के छात्रों के द्वारा, तो इसकी कोई ना कोई औचित्य ज़रूर होगा। आज का जो ये वीडियो, आज का जो ये डिबेट रखा गया था, केवल इसीलिए रखा गया था कि जिन्होंने हम लोगों के लिए संविधान बनाया, जिन्होंने हमको गुलामी की दास्तां से मुक्त होने के बाद प्रजा शब्द को हटाकर नागरिक शब्द दिया। इसके पहले हम लोग जिस देश में रहते थे वहाँ पर सिस्टम होता था राजा प्रजा, और जो प्रजा होती थी उसको कोई अधिकार नहीं होता था, बल्कि सारे अधिकार राजा अपने पास रखता था और प्रजा को राजा बनने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा रास्ता हम लोगों को दिखाया कि पहली बात तो जो हमारे ऊपर धब्बा लगा था प्रजा को, वो समाप्त हो गया, हमें नागरिक का स्थान मिला, और ऐसे नागरिक का स्थान मिला कि हम ही लोग में से बीच से राष्ट्रपति के पद पर जाते हैं, हम ही लोग के बीच में से प्रधानमंत्री के पद पर जाते हैं, हम ही लोग के बीच से न्यायाधीश के पद पर जाते हैं, सिविल सेवा में जाते हैं। कोई ऐसा पद नहीं है जो किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए आरक्षित किया गया हो। सारे पद भारत के नागरिकों के लिए संरक्षित किए गए हैं, और संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे बड़ा अधिकार दिया गया है वो भारत के नागरिकों को दिया गया है। कहा गया है हम भारत के लोग। तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हम नागरिकों का यह फर्ज बनता है कि हम अपने संविधान के उन उपबंधों पर चर्चा कर सकें, उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें कि हमारे जो संविधान में कहीं से अगर कोई ऐसे संशोधन की ज़रूरत है या संशोधन की नहीं ज़रूरत है तो हम अपनी सरकार को, हम अपने राष्ट्राध्यक्ष को, शासनाध्यक्ष को इस बात को इंगित कर सकें ताकि वो इस बात पर विचार करें और विधायिका भी इसके बारे में अगर आवश्यकता हो तो कोई कानून लाया जाए। आज हम अपने स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण बातों में चर्चा लिया और अपने विचार रखे, और हम स्टूडेंटों के विचार को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। आपने अपने विचार को जो रखा वो तर्क संगत था, और ऐसे ही डिबेट आगे भी आप लोगों को कराया जाएगा किसी न किसी टॉपिक पर, ताकि आपके बोलने की क्षमता बढ़े। अभी तो आपको एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजरना है, जिस संघर्ष का नाम है प्री मेंस इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। वहाँ पे तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में न्यायाधीश महोदय बैठे रहेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट बैठे रहेंगे। ऐसे लोगों को से भी आपके प्रश्नों को पूछा जाएगा और आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।